औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम ऑनलाइन कोर्स ऑन फार्माकोलॉजी बेसिक्स 13, 14 एंड 15 ऑफ जून। मैं वेलकम करता हूं आप तमाम लोगों का जो इस वक्त यहां पर ठीक 10 बजे इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। मैं लाइव चैट पर इस वक्त बात भी कर रहा हूं आप लोगों से। जो लोग बाद में ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो उनके पास ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इस वक्त पूरे सेशन के दौरान मैं आप लोगों से बात करता जाऊंगा। मैं इस वक्त आप लोगों के सलाम का जवाब दे रहा हूं और आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूं। स्क्रीन पर आप सब इस वक्त एमएसक्यू एकेडमी का विजन स्टेटमेंट देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात का प्राइड लेते हैं कि कोविड से पहले भी हम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में, और हमारा मानना था कि बहुत आसान हो जाता है अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दें। इस वक्त मैं पूरे पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, चूँकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ पेशावर से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ बलूचिस्तान से हैं, कुछ सिंध से हैं। और हम सब के लिए कितना आसान है कि हम एक ही जगह पर बैठकर इस वक्त अपनी एक क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा हम चैट्स में अपनी यूनिवर्सिटी इस वक्त लिखें ताकि बाकी लोग जो इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि वो किन-किन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बैठकर ये क्लास ले रहे हैं, और एक पावर हमें पता लग जाए कि हम ऑनलाइन क्लास की रात 10 बजे बैठकर भी कितनी पावर से पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को हिट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स है आपके सामने जो अक्सर वक्तन-फ़वक्तन व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोगों के सामने शेयर किए जा रहे होते हैं, और जिन ग्रुप्स का आप पार्ट हैं उनमें ये शेयर भी किया जा रहा होता है। आज डे 1 है हमारा हमारे कोर्स का, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप हमारे किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो अपना नाम, क्लास और यूनिवर्सिटी 0309 677 6771 पर मैसेज कर दें ताकि तमाम अपडेट्स आप तमाम लोगों तक पहुंचती रहें। आइए आगाज़ करते हैं अपने कोर्स का। और ये कोर्स बहुत ज़्यादा हमें अप्लाइड लेवल पर लेकर जाना है। अभी आगाज़ है, इन 3 दिनों में हम बेसिक फार्माकोलॉजी पढ़ना सीखेंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको बहुत दूर तक लेकर जाऊँगा। जो टाइटल्स हमने लिए हैं ये हमारे काउंसिल के सिलेबस से ही हैं। आप में से वो लोग भी हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर या ग्रेजुएट कर चुके हैं। मैं एक बार फिर आपको ज़हमत दूँगा कि आप चैट बॉक्स में अपना ईयर ऑफ स्टडी भी लिख दीजिए ताकि आपके नाम के साथ ये मंसूख हो जाए कि आप कौन-सी ईयर के स्टूडेंट हैं। सवाल है, ड्रग क्या है? देख रहे हो, मैंने यहाँ ड्रग जब आपसे पूछा तो एक इंजेक्शन भी बनाया, यहाँ पर कुछ पाउडर भी मौजूद है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई हीरोइन, अफीम या इस तरह की चीज मौजूद है। जी, मैं पिक्चर की मदद से यही आपको समझाना चाह रहा था कि अ ड्रग इज समथिंग विच कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नोन स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज मीन बाय नोन स्ट्रक्चर? देखो, इस वक्त मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ ये पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर है। मुझे मालूम है ये पैरासिटामोल है, मुझे मालूम है ये एस्प्रिन है। इसी तरह कोई भी और स्ट्रक्चर जिसके बारे में मुझे पता होगा कि ये क्या चीज है तो वो क्या कहलाएगा? वो नोन स्ट्रक्चर कहलाएगा। अदर देन अ न्यूट्रिएंट और एन एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं ग्लूकोज ले रहा हूं, इज ग्लूकोज अ ड्रग? नो, ग्लूकोज आपका न्यूट्रिएंट में शामिल है, आपका एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट है। अगर आप ऐसी कोई चीज लेते हैं तो वो ड्रग नहीं है। which when administered to be living organism produces a biological effect. Now सवाल आता है फौरन, what is a biological effect? सर, बायोलॉजिकल इफेक्ट की क्या मुराद है और क्या एग्जांपल्स हैं? मैं यहाँ पर आपके सामने जो चीजें शेयर कर रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा कि भरपूर रेफरेंस भी आप लोगों को बताऊं कि जो बात हम पढ़ रहे हैं ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये किताबों में, ये रिसर्च पेपर्स में मौजूद है। सो अ बायोलॉजिकल effect is generally defined as the response of an organism, a population और a community, यानी एक अकेला इंसान, इंसानों का ग्रुप या उनकी कम्युनिटी अपनी इन्वायरमेंट चेंज को जब एब्जॉर्ब करना शुरू करती है तो उसे आप नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का। इन्वायरमेंट चेंज से क्या मुराद था? आपको दवा दी गई, आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इस चेंज ऑफ इन्वायरमेंट पर जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स था उसको आपने नाम दिया बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब अगला सवाल, व्हाट इज अ मेडिसिन? अब आप नोट कर रहे हैं कि सर वो चम्मच वम्मच वो पाउडर ये सब तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ आपने। अब आपने यहाँ पर कैप्सूल्स रखे हुए हैं जिसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं, ये हार्ड जेल कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, टैबलेट्स में कोटेड टैबलेट्स मौजूद हैं। डिफाइन करते हैं, अ मेडिसिन इज केमिकल प्रिपरेशन विच यूजुअली बट नॉट नेसेसरली कंटेन वन और मोर ड्रग्स administered within the intention of producing a therapeutic effect.
मैं फिर पीछे लेकर जाता हूं बच्चों आपको, देखो लफ्जों को समझने की कोशिश करो और अपनी छोटे छोटे स्टेप्स को जोड़ो तो बड़ी बात समझोगे। इधर कहा बायोलॉजिकल इफेक्ट, इधर कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यानी कोई भी रिस्पॉन्स अगर प्रोड्यूस हो रहा था तो वो बायोलॉजिकल इफेक्ट था। लेकिन अब थेरेप्यूटिक इफेक्ट से क्या मुराद है, जिस डिजायर्ड काम के लिए आपने इस्तेमाल किया। अब आओ थोड़ा सा वक्त लगाते हैं और ड्रग और मेडिसिन का फर्क जानते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से जब वाइवा ले रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनसे सवाल कर देता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। मैं उन्हें ये बात समझाता हूँ जो आपको भी ये बात समझाऊंगा। अगर आप डेफिनेशंस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप जवाब नहीं दे सकते। मैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट को पढ़ता हूँ और मैं आइंस्टाइन को बहुत फॉलो करता हूँ। आइंस्टाइन ये कहते थे कि अगर तुम अपनी साइंस अपनी बूढ़ी दादी को नहीं समझा सकते तो तुम्हारी साइंस ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप एक ऐसे बंदे को समझाओगे जिसको साइंस नहीं आती है। मेरे लिए आप सब वो लोग हो जो इस वक्त जिनको फार्माकोलॉजी नहीं आती है। तो मैं अगर इन स्लाइड्स को रीड करके चला जाऊं या मैं इन स्लाइड्स का पीडीएफ आपको भेज दूं और कहूं बाद में पढ़ लेना, तो फिर मेरी साइंस का कोई फायदा नहीं होगा जब तक मैं आप लोगों को ना समझाऊं। मेरी आपको दरखास्त होगी कि अगर आपको अपनी फार्माकोलॉजी अच्छी करनी है तो अपने घर में अपनी अम्मी बहन भाई, घर में कोई भी ऐसा शख्स जो साइंस का नहीं है उसको पढ़ाना शुरू कर दें। अगर उसको आपकी फार्माकोलॉजी समझ में आ गई, इसका मतलब होगा कि आपकी फार्माकोलॉजी स्ट्रांग हो गई है। मैं यूजुअली करता हूं ऐसा, मैं अपनी अम्मी को पढ़ाता हूं ये चीजें, मैं उनको बताता हूं तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मुझे तो ये मालूम नहीं था, फिर वो सवाल करती हैं मैं जवाब देता हूं तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट और भरपूर क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। खैर भाई आते हैं ड्रग और मेडिसिन के डिफरेंस पर। सो द वर्ड ड्रग इज derived from a Greek word that is pharmakon meaning a drug, but the medicine is derived from a Latin word that is medicus meaning to heal or means a physician. A drug is any chemical substance which when act on living body alter the physiological process। देखो क्या कहता है, alter का मतलब होता है change, आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल पर्पस को चेंज करेगा और आप किसी चीज की प्रिवेंट करने में, किसी का इलाज ढूंढने में, किसी को कंट्रोल करने में और किसी ट्रीटमेंट करने में इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेडिसिन क्या है, अ मेडिसिन इज अ फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। देख रहे हो, फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी अब आपके पास कोई डोज होगा, कोई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कोई पर्टिकुलर टाइप डोजेज फॉर्म होगा, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंट्रावेनस है, सबकुटेनियस है, तमाम चीजें होंगी। अ ड्रग इज ओनली द एपीआई, यानी सिर्फ एपीआई इज अ ड्रग, बट मेडिसिन कंटेन एपीआई एंड द एक्सिपिएंट्स आल्सो। जरूरी नहीं है कि उसमें एक्सिपिएंट लाजमी हो। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं ओमिप्राजोल कैप्सूल्स के, तो आपको पता है ओमिप्राजोल कैप्सूल के अंदर सिर्फ ओमिप्राजोल होता है। या फिर अगर आप कहते हैं सर नहीं इसमें कुछ और पैलेट्स भी होते हैं वेट के लिए, तो वो सिर्फ स्टार्च होता है या न्यूट्रल पैलेट्स होते हैं। ड्रग हैज नो अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म एंड डोज, ड्रग का कोई डोजेज फॉर्म और डोज नहीं है, लेकिन मेडिसिन का डोजेज फॉर्म और डोज मौजूद है। ड्रग इज नॉट यूजिंग डायरेक्टली फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इट नीड टू बी डिजाइंड। ड्रग को डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, चूंकि ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करने से पहले आपको उसे डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन तो आप बनाते ही ट्रीट करने के लिए। Source of drugs are plants, animals, microorganism, minerals, synthetic, semi-synthetic, recombinant DNA technology. But the source of medicine is drug and excipient. यानी ड्रग से आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं। ये जुमला बहुत बेहतरीन है। ऑल मेडिसिन आर ड्रग, ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। जितनी भी ड्रग्स दुनिया में अवेलेबल है वो तमाम की तमाम मेडिसिन नहीं है, मगर जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल है वो ड्रग है। आप कहेंगे बहुत बात कर ली सर ड्रग और मेडिसिन पे, एग्जाम्पल की तरफ लाइए हमें। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ बच्चों। पैरासीटामोल को आप एसिटामिनोफेन कहते हैं, मॉर्फिन, एम्पिसिलिन, दीज आर ड्रग्स। मगर जब आप उसको टैबलेट में कन्वर्ट कर दें, सिरप में कन्वर्ट कर दें, एलेक्सर में कन्वर्ट कर दें, नाउ इट्स अ मेडिसिन। आई होप कि नाउ आपको ड्रग और मेडिसिन का डिफरेंस क्लियर है, और मैं भरपूर इंकरेज करूंगा चैट पर जो हम बात कर रहे हैं आप लोग उसको उससे भी चीजें सीखते जाएं और अपने रिस्पॉन्सेज इसी तरीके से फास्ट रखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम चीजें विजुअल हैं आप लोगों को और आवाज भी बिल्कुल आप सबको क्लियर आ रही है। अगला सवाल, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी क्या है? हम कहते हैं फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम। फिर रिपीट करता हूं, इट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम। आप भी इसे 3 मरतबा मेरे साथ पढ़िएगा ताकि ये डेफिनेशन याद हो जाए आपको। इट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम। ड्रग क्या कर रही है आपके लिविंग सिस्टम पर, दैट इज द फार्माकोलॉजी।
And now we divide pharmacology into three basic parts. आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा अप्लाइड हो जाऊंगा, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि बहुत आसान लफ्जों में आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं. फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स. ये जो तीसरा पार्ट मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया, ये अक्सर बुक्स में हमें नहीं मिलता था. हम कहते थे फार्माकोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, लेकिन यहाँ हम कहते हैं नो, इट्स अ फार्माकोजेनेटिक्स आल्सो. आइए डिफाइन करते हैं व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. वो आप लोग वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो द ड्रग डज विद द बॉडी एंड व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग. आइए थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं इसको. So pharmacokinetic deals with the absorption, distribution, biotransformation and excretion of the drug and its metabolite from the body. यानी आपने एब्जॉर्ब भी किया, डिस्ट्रीब्यूट भी किया, ना द ड्रग विल बायोट्रांसफॉर्म, वो मेटाबोलाइट बनाएगी, वो आपके पास अनडिजॉल्व फॉर्म में होगी, वो मुख्तलिफ तरीकों से आपकी बॉडी में मौजूद रहेगी, उसका बॉडी से बाहर निकलना, इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली. नाउ व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स? It deals with the biochemical and physiological effect of the drug as well as the mechanism of action. What the drug is doing. Paracetamol है, COX inhibitor है, क्या करती है, फेबुक्सोस्टाट है, आपके पास xanthine oxidase inhibitor है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. That is basically the pharmacodynamics. Now what is pharmacogenetics? So it is the study of the role of genes in determining the drug metabolism. This is the new part. मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करूँ, गूगल कीजिएगा बाद में आप सब लोग. यूएस में कंपनी है 23andMe. जब आप इस पर जाएंगे तो आपको कहेगा कि आप अपना सलाइवा या अपना ब्लड या अपना स्प्यूटम हमें भेजिए, हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाकर आपको देंगे. इसका मतलब ये था कि आपके जीन्स को देखेंगे और जीन्स के मुताबिक ड्रग बनाएंगे. दुनिया इतना तेजी से आगे बढ़ रही है. दैट इज फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली. हम तो एक दवा सबके लिए चला रहे हैं ना. हम यहाँ पर अपने पास कैंसर में ऐसा देख रहे होते हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, लेकिन बाकी दवा बीमारियों में हम इस तक कभी नहीं पहुंचे. नेक्स्ट हम टॉपिक हिट करते हैं बेटा, प्रोटीन टारगेट्स फॉर ड्रग बाइंडिंग. ये जो ड्रग बाइंड करती है वो किसी न किसी चीज से बाइंड करती है आपके पास. सो दे मे बी ए रिसेप्टर, एंजाइम्स, अ कैरियर मॉलिक्यूल और आयन चैनल्स. ये चार चीजें हो सकती हैं. अब यहाँ पर अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप कहते हैं सर रिसेप्टर में एक वर्ड हम लिख रहे हैं एगोनिस्ट. में भी थोड़ी देर बाद एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आप लोगों को समझाऊंगा. यहाँ सिर्फ चार्ट में रीड करने के हद तक हम इसको रखते हैं. हर एक में याद रखिएगा, हम कहते हैं एक वो है जो काम को आगे बढ़ाएगा, एक वो है जो काम को रोकेगा. एगोनिस्ट वो है जो काम बढ़ाएगा, एंटागोनिस्ट वो है जो काम रोकेगा. ब्लॉकर वो है जो काम रोकेगा, मॉड्यूलेटर वो है जो काम बढ़ाएगा, इनहिबिटर वो है जो काम रोकेगा. प्रोड्रग आपकी ड्रग को एक्टिव ड्रग प्रोड्यूस करवाएगी. ये आपके पास नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है, ये आपके पास इनहिबिटर है. हर रिसेप्टर पर आपके पास ये तमाम चीजें अप्लाई होंगी. फिर बच्चे सवाल करते हैं ये रिसेप्टर क्या होता है. आपके घरों में कोई ना कोई सॉकेट लगा हुआ होता है और आपने कोई चीज जब चार्ज करनी होती है तो आप उसके मुताबिक का सॉकेट ढूंढते हैं, और एक ही आता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल. इसमें हर तरह का सॉकेट लग जाता है. मैं रिसेप्टर समझाने के लिए सॉकेट समझाऊंगा आपको. जो आपने ड्रग दी है उसको बाइंड होना है किसी चीज के साथ. जिस चीज के साथ वो बाइंड होगी उसका नाम है रिसेप्टर. और जो बाइंड हो रही है, बाइंड होने के बाद उसने कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी शो करनी है, तो जब तक वो बाइंड नहीं होगी वो एक्टिविटी को शो नहीं करती. अगर मैं आपको इसको डिफाइन करवाऊं, सो अ ड्रग रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन दैट बाइंड्स अ ड्रग एंड मीडिएट्स इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. यानी रिसेप्टर ठीक नहीं है, काम आगे नहीं बढ़ सकता. दीज रिसेप्टर्स में बी एंजाइम्स, मे बी न्यूक्लिक एसिड, मे बी प्रोटीन्स, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनको लाजिम है कि वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएंगे. नाउ द रिसेप्टर्स आर ऑफ 4 टाइप्स. अपनी उंगलियां उठा लीजिएगा, 4, जिस पर हम इसको याद करने जा रहे हैं कि रिसेप्टर की 4 टाइप्स हैं. दीज आर लिगैंड गेटेड, टायरोसिन काइनेज, दीज आर इंट्रासेलुलर स्टेरॉइड्स एंड जी प्रोटीन कपल. रिपीट करते हैं, आप साथ साथ पढ़ रहे हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूं हम इन क्लासेस को बिल्कुल फिजिकल क्लासेस की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं चैट पर आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने व्यूज साथ साथ रखते जाइएगा, इंटरेक्ट कीजिएगा आपस में लोगों से, तभी इस लाइव क्लास का हम क्रक्स ले सकेंगे. बाकी जो लोग इसे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो इस सहूलत से महरूम हैं. ये 3 दिन का कोर्स है, ये कल भी होगा, ये परसों भी होगा. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तब भी आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं. सो रिसेप्टर्स हैं लिगैंड गेटेड, टायरोसिन काइनेज कपल, इंट्रासेलुलर स्टेरॉइड एंड जी प्रोटीन कपल. Now that's a busy picture.
पहली तरफ लाइगेंड गेटेड है, फिर जी प्रोटीन है, फिर काइनेज लिंक्ड है, फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर है। आपने क्या चीज याद करनी है, आपको इनके एग्जांपल्स पता हो बच्चों, और आपको इनका टाइम स्केल पता हो। लाइगेंड गेटेड इज मिली सेकेंड्स, जी प्रोटीन इन सेकेंड्स, काइनेज लिंक इन आवर्स, न्यूक्लियर इन आवर्स ऑल्सो। निकोटिनिक एंड एसीएट रिसेप्टर्स ये आपके पास लाइगेंड गेटेड है, मस्कुलिनिक एंड एसीएट रिसेप्टर आपके पास जी प्रोटीन है, साइटोकाइन रिसेप्टर्स आपके पास काइनेज है, इस्ट्रोजन रिसेप्टर आपके पास न्यूक्लियर रिसेप्टर है। सो जो ड्रग आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अब यहाँ देख रहे हैं, अब आइन की बात कर रहे हैं, तो फिर रिकॉल कीजिएगा आपकी बेसिक फिजियोलॉजी, जिसमें आपने रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन इन वर्ड्स को पढ़ा था। चूंकि आप यहाँ पर आइंस की मूवमेंट करवाने जा रहे हैं, यहाँ पर आप चूंकि प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर सेकंड मैसेंजर लिखा। कैल्शियम आपकी सेल की मूवमेंट के लिए मौजूद होता है, फिर आपको बेसिक फिजियोलॉजी याद आ जाएगी कि सर उसके अंदर हमारे पास सार्कोमेर होता है, सार्कोलेमा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पर आप कहते हैं काइनेज लिंक में प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो रही है, जीन ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोटीन बनेगा, चूंकि यहाँ पर काइनेज इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी, अगेन प्रोटीन बनेगा यहाँ पर, चूंकि आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ हुआ है उसमें। या ये थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम, इनकी लोकेशन, इनके इफेक्ट, इनकी कपलिंग, इनकी एग्जांपल्स को एक बार और तफसील से देखते हैं। तो ये फिर चार टाइप्स आपके पास आ रही हैं, जिसमें आप कहते हैं कि सर ये जो स्टार्ट के तीन है, इनकी लोकेशन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मगर जो चौथा है वो सेल के अंदर है, चूंकि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, जिसमें आप कहते हैं जी डीएनए तक आपने इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये बेसिक फार्माकोलॉजी अगर हमें आती है, तो फिर इसके बाद की चीजें हमारे लिए बहुत आसान रहती है। फिर सवाल आता है, सर हमने टाइटल में भी ऐड किया था, व्हाट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बच्चा इस वक्त पानी पी रहा है, ये इसकी बॉडी में पानी एंटर हो रहा है, दैट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी इस बच्चे की बॉडी में ये पानी कान से भी जा सकता है, इस बच्चे की बॉडी में पानी नाक से भी जा सकता है, इस बच्चे की बॉडी में पानी आंख से भी जा सकता है। ये सारी जगहें हैं जहां से पानी बॉडी में एंटर हो सकता है, तो ये सब क्या कहलाएंगी सर, ये सब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएंगी। इसने इसी मकसद को क्यों चूज किया, चूंकि इसको प्यास लग रही थी, गले तक तस्कीन पहुंचानी थी, तो इसने इस रूट का फैसला किया। अगर आंख धोनी होती तो आंख में पानी डालता, अगर कान धोना होता कान में पानी डालता, अगर नाक साफ करनी होती नाक में पानी डालता। ये देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर एक चार्ट हमारे पास, जिसमें हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। इट में बी इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस आपकी स्किन पर, टॉपिकल, इनहेलेशन, जैसे अगर मैं बात करता हूं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर कौन सा डोजेज फॉर्म कब इस्तेमाल करना है। इस पर भरपूर स्टडी की जाती है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक ड्रग है साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल क्या करती है सर, साल्ब्यूटामॉल हम इस्तेमाल करते हैं एस्थमा में। मैं इसे ब्रोंकोडायलेटर की तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साल्ब्यूटामॉल की टैबलेट भी आती है, साल्ब्यूटामॉल का सिरप भी आता है, साल्ब्यूटामॉल का इनहेलर भी आता है। ये वेंटोलिन के नाम से ब्रांड लीडर हमारे पास जीएसके मौजूद है, जो पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन करता है। अब आप सोचेंगे सर टैबलेट क्यों, सिरप क्यों, और इसकी इनहेलर्स क्यों। अगर एक शख्स को मालूम है मैं एस्थमिक पेशेंट हूं और मुझे एस्थमा के अटैक पड़ सकते हैं, जब सीजन चेंज हुआ उसने टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल किया, लेकिन अचानक से किसी शख्स को एस्थमा का अटैक हुआ। अब अगर वो सिरप का इस्तेमाल करेगा या टैबलेट का इस्तेमाल करेगा, तो आप जानते हैं कि उसका जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। अब उसे क्या करना पड़ेगा सर, अब उसे इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि फौरी तौर पर एक्शन आए। फिर मैं कहता हूं सर हमारे पास एक ड्रग है, लेट्स सपोज डिक्लोफेनिक सोडियम। डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है, डिक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट फॉर्म में भी है, डिक्लोफेनिक सोडियम रेक्टल फॉर्म में भी है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो आपके पास पोस्ट ऑपरेशन पेन होता है उनका, या पोस्ट लेबर पेन होता है, उस वक्त हम कहते हैं कि वेजाइनल रूट से हम उन्हें डिक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। तो क्यों दिया सर, टैबलेट दे देते वो वक्त लेता एब्जॉर्ब होने में। तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी का ताल्लुक कहीं ना कहीं उसके मेटाबॉलिज्म से, कहीं ना कहीं उसके साइट ऑफ एक्शन से, कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट से जरूर है। सो डिफाइन अगर हम करें तो कहेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी is the way by which drug, fluid, poison, or anything entering your body. Now, that's another picture.
ये लिपिनकॉट की पिक्चर है हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं सर कान में जाने वाली प्रिपरेशन है नोटिक प्रिपरेशन, आइज के लिए आप ऑकुलर कह रहे हैं, नोज के लिए आप नेजल कह रहे हैं, इनहेलर कह रहे हैं, यहाँ पर ओरल है, ओरल में सबलिंगुअल है, बकल है, ये ट्रांसडर्मल पैच है, ये एपिड्यूरल है, ये रेक्टल और वेजाइनल है, ये टॉपिकल है जो क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये पेरेंटल है जिसमें इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस है। तो इस पिक्चर की मदद से ये बात बेसिकली हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और उन्हें कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीजें इंटरेस्टिंग है और हम बोर नहीं हो रहे हैं, और जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हमें मिल रही हैं उससे हम इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये यहाँ पर एक बेटा मैंने और तस्वीर से समझाने की कोशिश की कि इंट्रावेनस, डर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इन सब में क्या फर्क है। तो आप स्किन की लेयर देख रहे हो, ये मसल्स हैं, ये सबकुटेनियस टिश्यूज हैं, ये डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। आप देख रहे हो इंट्रावेनस इंजेक्शन है तो वो डिफरेंट जगह पर जा रहा है, डर्मल इंजेक्शन डिफरेंट है। जो इंजेक्शन आपको लगा रहा होता है ना, उसको नीडल का साइज पता होता है कि किस तरफ से आपको लेकर जाना है। देखो नॉलेज जितनी रखोगे उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। कभी ऐसा होता है आप किसी कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवा के आते हो, कहते हो इसका हाथ भारी है, इसका हाथ हल्का है। हाथ हल्का और भारी कैसे होता है? सर आपकी जो सिरिंज है ना उसमें एक छोटा सा पोर होता है, उसकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर उसको उल्टी डायरेक्शन में रखा तो आपको भारी महसूस होता है, अगर उसको सीधी डायरेक्शन में रखा तो आपको हल्का महसूस होता है, जिससे आप ये जुमला कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनका हाथ हल्का था या भारी था। ये वो बेसिक चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करूं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें कि वो अच्छी फार्माकोलॉजी पढ़ें आगे जॉब्स हासिल करने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं सर फार्मेसी पढ़ने के बाद जॉब्स नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत जॉब्स हैं, लेकिन मसला ये है कि जॉब के लिए टेस्ट पास करना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, उसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि अगर आपके पास नॉलेज है, इंशाल्लाह 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 आपको जरूर अच्छी नौकरी और आगे आपके मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो अनदर एग्जाम्पल कि आप जब ड्रग देते हैं, अच्छा अब यहाँ पर देखो मैंने इसको यूं समझाने की कोशिश की कि इफ द ड्रग इज फ्रॉम द माउथ, वो इतने सारे रास्तों से गुजर रही है, फर्स्ट पास में भी जाएगी, पोर्टल सर्कुलेशन में भी जाएगी, फिर सिस्टमिक में जाएगी। लेकिन फिर ड्रग इज गिवन आईवी, ये बात बहुत हैवी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बायो अवेलेबिलिटी के हवाले से बात करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जो आईवी ड्रग्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, जो कि डायरेक्ट ब्लड में गया है, और जो बाकी ड्रग हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% से कम होती है। आइए इस खाली किताब को भरने की कोशिश करते हैं। हम सबके जहन खाली हैं। अच्छा एक और मजेदार बात ये कि हम सब ने अपने जहनों के इर्द गिर्द ऐसा एक एरिया जनरेट कर दिया है जिस एरिया में होता कुछ भी नहीं, लेकिन हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। आप कभी कहते हैं यार हमें ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, वो कहते हैं नहीं हमें आता है। ये जो आता है हमें आता है वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ले डूबता है इंसान को। आपका दिमाग समझ लीजिए इस किताब की तरह खाली है, और आइए उस खाली दिमाग को अब भरने की बात करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं बेटा, ताकि हम आज का अपना डेकोरम कंप्लीट करें और फिर जो नेक्स्ट हमारे आने वाले 2 दिन के टॉपिक्स हैं हम उनको जब समझ रहे हो तो यही वर्ड्स उनमें आ रहे होंगे। अब वर्ड आता है एगोनिस्ट। So what is agonist? Sir, a drug capable of binding and activating a receptor. ऐसी चीज जो आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे उसे आप नाम देते हैं एगोनिस्ट, जो आपके ड्रग के काम को तेज कर देता है। मतलब मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल ड्रग्स के नाम नहीं लेता। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को जब भूख नहीं लग रही होती तो घर वाले कहते हैं इसको नींबू चटाओ, नींबू चाटेगा इसको भूख लग जाएगी। नींबू का चाटना आपकी भूख लगने के लिए मैं कहूंगा एगोनिस्ट है, जिसने आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया और आपको भूख लगी। वो आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि अब तो शादी विवाह में भी होना शुरू हो गया, स्टार्टर मिलते हैं आप लोगों को। मैं आपके साथ अपना अगर एग्जांपल शेयर करूं तो मैं एक जगह पर इंटरव्यू के लिए गया था जहां पर लंच टाइम था, तो उन्होंने कहा पहले लंच कर लें इसके बाद हम आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं। अब लंच में वहाँ सूप पड़ा हुआ था, so मैं ये समझा खाना यही है। तो मैंने जब वो सूप लिया उसके बाद खाना लगा, तो मैंने वहाँ एक दोस्त से पूछा कि ये क्या मामला चल रहा है, तो कहा ये सूप स्टार्टर है, आधे घंटे 15 मिनट पहले सूप पीते हैं, इसके बाद भूख लगती है तो फिर खाना खाते हैं। तो वो सूप भी क्या हो गया, सूप भी एगोनिस्ट हो गया, जिसने आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया। तो कोई चीज जो आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दे और काम करवाए वो एगोनिस्ट है। आइए दूसरे वर्ड पर, एंटा। एंटा हमेशा उल्टी के लिए लगता है ना, रिवर्ट के लिए लगता है, जहां पर आप उल्टी बात करने जा रहे हैं, 180 टर्न की बात करने जा रहे हैं। तो एंटागोनिस्ट क्या है सर? डज नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। चलो इतना करता तो कोई गम नहीं था, बट इंस्टेड इट ब्लॉक्स और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। वो काम को खराब भी करता है, रोकता भी है। ये कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव हम
इसकी साइट ऑफ एक्शन की बुनियाद पे कहते हैं कि अगर ये एक्टिव साइट पर लगता है तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, अगर नॉन एक्टिव साइट पर लगता है तो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अक्सर फार्माकोलॉजी में ED50। Now let's know what is ED50. It is the dose of drug that produce 50% of its maximum response. ऐसा डोज जो 50% काम कर देगा उसे आप नाम देंगे ED50। Now what is half life? अक्सर बच्चे ये गलत समझते हैं कि हाफ लाइफ वो लाइफ है जब ड्रग अपना 50% कंप्लीट कर ले। देखो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक कंपनी ने पेनाडोल बनाई, पेनाडोल की एक्सपायरी है 4 साल। आज पेनाडोल बनी, इसका मतलब जून 2022 में बनी, तो क्या जून 2024 में आकर ये ड्रग आदी हो जाएगी? नहीं। हम कहते हैं बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जब उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाए यानी 50% हो जाए तो उसे हम नाम देंगे हाफ लाइफ का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई है। फिर एक वर्ड आता है हमारे पास शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब है जब ड्रग 90% अपना टाइम पूरा कर दे, बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर। यानी एक ड्रग की 4 साल एक्सपायरी है तो 3 साल 6 महीने में आकर हम कहते हैं कि सर अब ये ड्रग फर्दर यूज नहीं करनी है चूंकि इसने अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर दी है। आसान लफ्जों में समझने के लिए हम कहते हैं कि वो लाइफ जब तक शेल्फ में आप किसी दवा को रखें वो कहलाता है आपके पास शेल्फ लाइफ। थेराप्यूटिक डोज, इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट दैट विल एलिसिट अ रिस्पॉन्स। वो अमाउंट ऑफ डोज जिससे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाए उसे हम नाम देते हैं थेराप्यूटिक डोज का। थेराप्यूटिक विंडो, it is the gap between dose needed to produce its effects in 50% of the population। जितना आपके पास डोज रिक्वायर्ड है उसे आप नाम दे रहे हैं थेराप्यूटिक विंडो का। थेराप्यूटिक इंडेक्स, आपने अक्सर सुना होगा नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है। मतलब क्या है इसका? सर आप बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। सो इफ इट इज अ वेरी नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे डिजॉक्सिन में, जैसे जेंटामाइसिन में हम कहते हैं बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ ड्रग है, थोड़ा अमाउंट ऑफ ड्रग डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन आप अगर कहें ब्रॉड में, जैसे आपके पास एस्पिरिन है, 500 मिलीग्राम पे आप जा रहे हैं, 250 मिलीग्राम पे आप जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ जा रहे होते हैं। फिर कुछ ऐसे नाम है स्टूडेंट जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। हम कभी कभार गलती कर जाते हैं, नाम, केमिकल नेम, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम। आइए इस पर भी कुछ वक्त लगाकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी ड्रग का स्ट्रक्चर बता रहे हैं सो उसका केमिकल नेम है, जैसे एन 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिडामाइड इज द केमिकल नेम ऑफ पैरासिटामोल जो आपको चार्ट में दिखाया। देन व्हाट इज द जेनरिक? It is the official simplified chemical name of a drug and describe the most active constituent of the medicine. For example, paracetamol का generic है acetaminophen. Now, what is a brand name? हम कहते हैं brand name means which is given by the company or which is the commercial name. For example, Tylenol, Tylenol के नाम से, पेनाडोल के नाम से, इन तमाम नामों से पैरासिटामोल मार्केट की जाती है तो हम कहते हैं सर वो तमाम इसके ब्रांड नेम्स बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक डेफिनेशंस इस वक्त हमने समझने की कोशिश की और जो तमाम चीजें इस वक्त हमने समझने की कोशिश की ये आप तमाम लोगों को समझ में आ चुकी हैं। आज डे 1 था हमारा, डे 1 को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। डे 2 और डे 3 में हमने पढ़नी है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन GI ट्रैक। कोई भी सवाल अगर आपने पूछना होगा, कोई फीडबैक आपको देना है, कोई कमेंट आपको करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 0309677677 पर मैसेज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर का लिंक जरूर शेयर कर दें ताकि आज की क्लास वो बाद में अटेंड करने के बाद कल और परसों हमारी लाइव स्ट्रीम का पार्ट बने। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।